आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, इसे समझने से पहले मैं कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो सल्तनत कालीन क्या हुआ, जहाँ पे लोदी वंश थे, खिलजी वंश थे, तुगलक वंश थे, सैयद वंश थे और मुस्लिम का प्रथम आक्रमण से लेकर के लास्ट लोदी वंश तक के काल को क्या बोला जाता है, सल्तनत काल। ठीक है, तो उसमें विभिन्न पद को क्या बोला जाता था, कौन से कर लगाए जाते थे, मतलब टैक्सेस से। ठीक है, टैक्स कौन से लगाए जाते थे, प्लस वहाँ पे किसी भी पद पे लेकर के किसी भी व्यक्ति को जब बनाया जाता था उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं पे आज हम सब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम सब शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा। केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता है, सुल्तान। ठीक है, दूसरा है अमीरों का महत्व सबसे ज़्यादा किसके शासन काल में था, तो आंसर होगा लोदी वंश। तीसरा है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद नहीं, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत। तो ये टर्म है कि ऐसे पूछ लेगा आपसे कि मजलिस ए खलवत किसे कहा जाता था, तो आप क्या बोलेंगे, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को। ठीक है, चौथा है किसके शासन काल के दौरान अमीर प्रभावहीन हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अमीर का सबसे ज़्यादा वैल्यू था लोदी वंश के समय में और सबसे कम वैल्यू था बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं, राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो वजीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वजीर को प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन देखता था, तो आंसर होगा मुशर्रिफ ए मुबालिक। ठीक है, सातवां, उधार दिए गए धन का हिसाब कौन सा विभाग रखता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मजूम आधार। ठीक है, ये गलती से लग गया था, अभी आगे देखेंगे। और आठवां, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो आरिज ए मुबालिक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आरिज ए मुबालिक। 9 नंबर है, धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो सद्र उस सुदूर नाम था। ठीक है, 10वां था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होता था, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए, बरीद ए मुबालिक। क्या नाम था, बरीद ए मुबालिक। ठीक है, 11 नंबर है, दीवाने खैरात क्या है और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दान विभाग है और जो किसके द्वारा बनवाया गया था, आपकी स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, दीवान ए बंदगान कौन सा विभाग था, तो आंसर होगा दास विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनाया था। ठीक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे, आप सबको पता होगा। तुगलक वंश का जो वीडियो नहीं देखे आप देख सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास का प्लेलिस्ट बना है, और नहीं तो जीके जीएस 112 का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर है, दीवाने इस्तिहाक विभाग किसने बनाया था, तो आंसर होगा पेंशन विभाग, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, सेम ही होगा। 14 नंबर है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, तो आंसर होगा तुर्क वर्ग के थे। 15 नंबर है, दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, तो सैन्य विभाग था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो आंसर होगा बलबन। ठीक है, 16 नंबर है, दीवाने कोही, जो कि कृषि विभाग था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में प्रश्न है क्योंकि सल्तनत कालीन का ये आखिरी वीडियो है, उसके बाद हम सब विजयनगर साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी देख लेते हैं, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो दीवाने को ही जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 17 नंबर है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, तो उस्र बोला जाता था। ठीक है, 18 नंबर है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो आंसर होगा खराज। खराज लिया जाता था, जो मुस्लिम नहीं है और जो मुस्लिम है उससे लिया जाता था उस्र। ठीक है, 19 नंबर है, मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40% होता था को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा जकात। ठीक है, 20वां होगा, जजिया कैसा कर था, तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था जजिया। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं है उस पर कौन सा कर लगाया जाता था, तो जजिया। 21 नंबर है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, 22वां है, किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्सव हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे थे, तो वजारत, तो आंसर हो जाएगा आपका तुगलक। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। अब 23 देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है, तो आंसर होगा चौधरी।
24 है फिरोज शाह तुगलक सर्व कर किस पर लगाता था? तो सिंचाई पर लगाता था, सर्व कर। ठीक है। 25वां जवाबीत का संबंध किससे? तो आंसर होगा राज्य कानून से। हदीस है एक क्या, मतलब हदीस क्या है? ठीक है, तो इस्लामिक कानून था हदीस। 27वां सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? फवाजिल का अर्थ क्या है? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है। और 28वां प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अभी भी 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है। चलिए 29 अब हम सब देखते हैं, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो आंसर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। 30वां अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये ईएसआई के एक बार पेपर में पूछा था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर में एक बार पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। 31वां किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 32वां इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। 33वां सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा देवल। क्या हो जाएगा? देवल। ठीक है। और आखिरी 34 नंबर क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, कृति स्तंभ प्रशस्ति किसकी रचयिता है? तो कौन लिखे हैं ये वाला? तो अभी कवि। ठीक है, याद रखेंगे अभी कवि। चलिए 35 नंबर देखते हैं। चलिए 35वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं, जो कि है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 36 है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो आंसर होगा बलबन का मकबरा। 37वां प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शाती है? ठीक है, दिशातीत है। तो आंसर होगा बलबन मकबरा। 38 है चित्तौड़ की कृति निर्मित किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर होगा राणा कुंभा। ये गलती से लग गया था स्लाइड, अभी ये बाद में देखेंगे। चलिए अभी लेते हैं हमारा अगला, जो कि है आपका 39 नंबर। ठीक है। तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किसमें प्रयोग की गई थी? तो आंसर होगा अलाई दरवाजा। ठीक है। और 40वां प्रश्न है कुबल अल इस्लाम कहाँ है? तो आंसर होगा दिल्ली। चलिए अब 41वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं। ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न अब हम सब देखते हैं, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो आंसर होगा अल बरूनी। ठीक है। 42 है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? तो याद रखें पटियाली में। ठीक है, पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कब नहीं, कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है पटियाली में। ठीक है। 43 है तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो। ठीक है। 44 है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। 45 है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रामी की भूमिका निभाई थी? तो आंसर होगा खड़ी बोली। ठीक है। 46 है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो हो जाएगा आंसर गयासुद्दीन बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन में। चलिए 47 अब हम सब देखते हैं, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न है, पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है। 48 है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है। 49 है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मिनहाज ए नासिरी। 50 है किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर होगा फारसी। 51 क्या है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, उसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ठीक है। तो ये 51 हो गए। चलिए अब 52 क्वेश्चन देखते हैं 52 से आगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन है रेहला का संबंध किससे है? तो आंसर होगा इम बतूता। ठीक है। 53 है तबकात ए नासिरी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मिनहाज। 54 है कुंजुल तिजार के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बैलक अल कवायाकी। बैलक अल कवायाकी, ये लेखक वाले नाम पूछ लेते हैं। तो लेखक का मैं मध्यकालीन इतिहास के लेखक का और पुस्तक का कुछ एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप बाद में देख लेंगे। ठीक है। चलिए 55 है जवामियुल हिकायत के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी। 56 है तहजीबुल अखलाक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इब्न मिसकाविया। ठीक है।
और 57 है किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सितार। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए 58 से आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए 58 नंबर अब हम सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 58 है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, 59 है कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? तो आंसर होगा राणा कुंभा। ठीक है, 60 है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 61 नंबर है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो आंसर होगा तुर्कों ने। 62 नंबर क्वेश्चन है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो आंसर होगा उलेमा। क्या कहलाते थे? उलेमा। 63 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरुद्दीन मोहम्मद ओफी। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 से। अब और 10 क्वेश्चन है तो बचा हुआ देख ही लेते हैं हम सब। तो 64 है चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1194। 65 है तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1398। 66 है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1565। ये बार बार पूछ लिया जाता है। 67 है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर होगा 1529। 68 है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आंसर होगा खिलजी। 69 नंबर है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सब आखिरी पैराग्राफ की ओर। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन थे जो कि मैंने सारा कवर कर लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर पूछ सकता है बीपीएससी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से पूछ भी सकता है। तो इसलिए कोई भी हम सबको पार्ट छोड़ना नहीं है क्योंकि 68 में आप सबको पता होगा निगेटिव है और 69 में भी निगेटिव होगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम सबको तैयारी मजबूती के साथ करना है। चलिए आखिरी पैराग्राफ की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। 70 नंबर क्वेश्चन है किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो आंसर होगी जोहार प्रथा। 71 है मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो आंसर होगा हेमचंद्र सूरी। 72 है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? आंसर होगा मक्का का। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का 73 मध्यकालीन भारत में महात्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो आंसर होगा शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। ठीक है, तो ये 73 क्वेश्चन थे सल्तनत कालीन से जो कि आपका मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बीपीएससी बीएसएससी एग्जाम के लिए। तो मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप एक भी पक्ष को जो है उसे छोड़ के ना जाए, आपको सब कुछ करना है और अभी सफिशिएंट टाइम है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, और परेशान होने से नहीं होगा, बस आप इत्मीनान से एक बार कोई भी बुक को उठाएं उसे पढ़ लें। कोई भी बुक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लोग पढ़ते नहीं, कोई कभी इस बुक को सजेस्ट कर देता है, कभी कोई और इस बुक को सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो एक बुक को फोकस कीजिए, कुछ कम ही बुक को पढ़िए और एक बुक को लगभग 10 से 12 बार पढ़ें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और जब बुक पढ़ लें तो आप मेरे द्वारा दिया गया जो ये प्रश्न के फॉर्म में इसे आप अभ्यास करें, या मैं जो भी बिना प्रश्न के फॉर्म में भी नहीं देता हूँ कोई वीडियो, ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो उसे उतारें और उसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, आपको मेरी एफर्ट सराहनीय लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ताकि अच्छी मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आप पहले कंटेंट को देखिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अन्यथा आप नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।